गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, तो आज की इस क्लास में वी विल ट्राई टू लुक इनटू फॉरेन पॉलिसीज ऑफ इंडिया फ्रॉम 1947 टू 2025। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज फॉरेन पॉलिसी। कोई भी देश कुछ सेट ऑफ स्ट्रेटजीज तैयार करता है टू डील विथ अदर कंट्रीज। वो होता है उस देश का फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी बनाते वक्त जो मुख्य गोल होता है, मकसद होता है, टू सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट। अपनी देश के सारे हितों को प्रोटेक्ट करना, यही लक्ष्य होता है। अब नेशनल इंटरेस्ट इटसेल्फ इज वेरी डायनामिक कॉन्सेप्ट। इट कुड बी लुक्ड इनटू different or segregated into different dimensions. For example, टेरिटोरियल सिक्योरिटी, देश की धरती को प्रोटेक्ट करना, वो भी नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है। ह्यूमन सिक्योरिटी, देश के लोगों को प्रोटेक्ट करना अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक, वो भी नेशनल इंटरेस्ट का हिस्सा है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट, देश की जीडीपी बढ़ती रहे, देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होते रहे, ये भी देश का नेशनल इंटरेस्ट में आता है। और कभी कभार ये इंटरेस्ट आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। या सबसे सीधा एग्जाम्पल है कि जब बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए खड़े हैं, तो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। वो भी तो देश के सिटीजन ही हैं, बट वहां पे ह्यूमन सिक्योरिटी एंड टेरिटोरियल सिक्योरिटी डायरेक्टली कम्स इनटू कॉन्फ्लिक्ट। फाइन। जब हम पाकिस्तान के साथ हर एक तरीके के संबंध तोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं फॉर टेरिटोरियल सिक्योरिटी। क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत का ट्रेड पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है अगर हम कोऑर्डिनेट करना शुरू करें। और ऑफ कोर्स उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान का रवैया अलग है, लेकिन पोटेंशियल है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फर्दर करने का। बट पाकिस्तान के साथ लगभग ना के बराबर ट्रेड होता है। वाई? बिकॉज हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान के साथ अगर हम किसी भी तरीके का कोऑर्डिनेशन करेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे टेरिटोरियल एंड ह्यूमन सिक्योरिटी पे पड़ सकता है। वहां से टेररिस्ट लोग आ सकते हैं इन द नेम ऑफ बिजनेसमैन। तो फॉरेन पॉलिसी जब भी बनाई जाती है तो नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई जाती है। और नेशनल इंटरेस्ट भी बड़े अलग अलग तरीके के होते हैं और उनमें भी आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकता है। एंड दैट इज वाई फॉरेन पॉलिसी मेकिंग इज अ वेरी डायनामिक एक्टिविटी। इसका अपना कोई सेट फॉर्मूला नहीं हो सकता कि इस देश के साथ हमें ऐसे ही बिहेव करना है, चाइना के साथ ऐसे ही करना है,
पाकिस्तान के साथ ऐसे ही करना है। ये बदलता रहेगा। डायनेमिक से मेरा मतलब है इट विल कीप ऑन चेंजिंग एज पर चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो ये तो बात हो गई फॉरेन पॉलिसी की। इन जनरल फॉरेन पॉलिसी होता क्या है? ओके, अब भारत की बात करते हैं। भारत के अंदर जो फॉरेन पॉलिसीज बनाई गई राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या सोच करके बनाई गई, फिर उसमें क्या क्या बदलाव आए, और अभी हम कहाँ हैं। थोड़ी बहुत बात भविष्य की भी कर लेंगे कि फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है। तो राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, he took huge interest in foreign policy making as well। वैसे जितने भी प्रधानमंत्री रहे हैं, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे करंट टाइम में नरेंद्र मोदी जी हो, प्रधानमंत्री फॉरेन पॉलिसी मेकिंग में तो स्पेशल इंटरेस्ट लेते ही हैं, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है गवर्नेंस का। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ऑल्सो टुक ह्यूज इंटरेस्ट इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम की जो भारत की फॉरेन पॉलिसीज थी वो मुख्यतः दो थी, मेनली टू। पहला, उसको नाम दिया गया पंचशील। देखिए, पंचशील का मतलब होता है सेट ऑफ 5 प्रिंसिपल्स। पंचशील वाज फर्स्ट क्वाइंड इन 1954, जब हमने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया। इसका नाम ही था पंचशील एग्रीमेंट। पंचशील के अंदर हमने 5 कमिटमेंट्स किए एक दूसरे को: म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का रेस्पेक्ट करेंगे, ठीक है, कोऑपरेट करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, इस तरह की 5 अच्छी अच्छी बातें। बेसिकली हम एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के टेरिटोरी का रेस्पेक्ट करेंगे, यानी कि बाउंड्री को ब्रीच नहीं करेंगे, और म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ राइज करेंगे। इकोनॉमिक हो, ट्रेड हो, ह्यूमन टू ह्यूमन टाइज हो, म्यूचुअल कोऑपरेशन करेंगे। ये सब 5 अच्छी अच्छी बातें। अब पंचशील वैसे तो साइनो इंडिया, इंडिया चाइना के लिए दूसरा इस तरह से भी कहा जाता है, साइनो इंडिया डील का आउटकम था। बट पंचशील को जवाहरलाल नेहरू जी ने एक फाउंडेशनल एग्रीमेंट की तरह इस्तेमाल किया टू डील विथ अदर नेबरिंग कंट्रीज एज वेल, कि यही पॉलिसी मोटी मोटी भारत इस्तेमाल करेगा बाकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ भी डील करने के लिए। ऑफ कोर्स एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो अलग पॉलिसी चाहिए थी, क्योंकि राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस भारत और पाकिस्तान के संबंध जो है हॉस्टाइल थे, क्योंकि आजादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पे अटैक कर दिया। आजादी के वक्त जिस एक्ट के अंतर्गत, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 के अंतर्गत भारत को आजादी मिली, उसमें लिखा था कि जो प्रिंसली स्टेट्स हैं दे कैन आइदर ज्वाइन डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, डोमिनियन ऑफ इंडिया, और दे कैन रिमेन इंडिपेंडेंट। तो कश्मीर डिसाइडेड एंड फ्यू अदर प्रिंसली स्टेट्स डिसाइडेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट, और पाकिस्तान ने इस मौके का फायदा उठा करके कश्मीर पे अटैक कर दिया। फिर कश्मीर के जो रूलर थे राजा हरि सिंह, वो भारत आए, दिल्ली आए, और उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया, जिसके साथ ही कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। ठीक है, बट उसी दौरान उन्होंने कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट रखे कि कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट की तरह ट्रीट किया जाए, और फिर कश्मीर के लिए आर्टिकल 370 इंसर्ट किया गया संविधान में, जिसके अंतर्गत उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए गए। उसका अलग फ्लैग हो सकता है, अलग उसका संविधान हो सकता है, और बहुत बाद में जाकर के 5 अगस्त 2019 को फिर वो स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया, क्योंकि दैट वाज फॉर द टाइम बिंग। ठीक है, तो मुद्दा यह है कि पाकिस्तान के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध तो स्टार्टिंग से नहीं थे, लेकिन बाकी देशों के साथ डील करने के लिए पंचशील को ही एक
फाउंडेशनल एग्रीमेंट बनाया गया कि यही पॉलिसी का हम इस्तेमाल करेंगे बाकी देशों के साथ भी अपने रिलेशंस को मैनेज करने के लिए। ठीक है, सो पंचशील बिकेम basis for dealing with other neighboring countries। ठीक है, और दूसरा था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नैम, क्योंकि एक तरफ हमारा देश आजाद हुआ और दूसरी तरफ दुनिया जो है वो एक नए फेज में इंटर कर गई जिसको नाम दिया गया कोल्ड वॉर, राइट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान यूएस और उसके जितने भी अलाइज थे, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे, एंड यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, वेयर टुगेदर। व्हाई? बिकॉज दे वर फेसिंग नाजीज, मेनली जर्मनी, और जर्मनी हैड अलाइंड विद इटली। तो इन सबको कलेक्टिवली क्या कहा जाता है? फासिस्ट फोर्सेस, नाजीज, फासिस्ट। इनके बारे में कभी और डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या थे, बट उनकी अप्रोच, उनकी पॉलिसी बड़ी अलग थी, हेट्रेडनेस के ऊपर बनी थी। तो मजबूरी में यूएस और यूएसएसआर एक साथ आए, लेकिन आइडियोलॉजिकली तो ये बिल्कुल अपोजिट हैं। यूएस स्टैंड्स फॉर मार्केट मॉडल एंड यूएसएसआर स्टैंड्स फॉर सोशलिस्ट मॉडल। सो जैसे ही वर्ल्ड वॉर टू खत्म होगा, दोनों के बीच में डिफरेंसेस शुरू हो जाएंगे। वर्ल्ड वॉर इंटर इनटू न्यू फेज, जिसको कहा जाएगा कोल्ड वॉर। यूएस ब्लॉक, यूएसएसआर ब्लॉक, इट्स एन आइडियोलॉजिकल रिफ्ट। अब जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे, भारत जैसे, इनके पास ऑप्शन था कि या तो वो यूएस के साथ हो जाए या यूएसएसआर के साथ हो जाए। अब आप सोचिए, जिन देशों को अभी अभी आजादी मिली है, ये फिर से किसी ब्लॉक को ज्वाइन करके अपनी ऑटोनॉमी को लूज करना चाहेंगे? नहीं ना। तो इसीलिए कई सारे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, भारत जैसे, उन्होंने मिलकर के फैसला किया कि हम लोग किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन नहीं करेंगे, वी विल रिमेन ऑटोनोमस। और इसके लिए एक मूवमेंट चलाया गया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, भारत है, उसमें इंडोनेशिया है, इजिप्ट है, युगोस्लाविया जैसे देश, इन्होंने मिल करके चलाया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। पाकिस्तान, जहां भारत रहेगा वहां पाकिस्तान तो रहेगा नहीं। पाकिस्तान ज्वाइंट यूएस ब्लॉक, इट साइंड एन एग्रीमेंट, सियाटो एग्रीमेंट, एंड बिकेम पार्ट ऑफ द यूएस ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। ठीक है, तो दूसरी पॉलिसी, जो फाउंडेशनल पॉलिसी जो है, जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम में, वो है नैम। और नैम was basically to maintain strategic autonomy। स्ट्रेटेजिक मतलब आप सरल भाषा में कह सकते हैं लॉन्ग रन। एनी एक्शन विच यू कॉल स्ट्रेटेजिक, मतलब उसका इमीडिएट इंपैक्ट दिखे ना दिखे, लॉन्ग रन में जरूर उसका इंपैक्ट दिखेगा। ऐसे एक्शंस को कहा जाता है स्ट्रेटेजिक एक्शंस। बस स्ट्रेटेजिकली तुमने एक काम कर दिया, मतलब उसका इंपैक्ट लॉन्ग रन में आपको कुछ पॉजिटिव मिलने वाला है। ठीक है, भले शॉर्ट रन में कुछ उसका इंपैक्ट ना दिखे। तो अपनी ऑटोनॉमी, क्योंकि आज पावर ब्लॉक को ज्वाइन करेंगे, धीरे 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 हमें डोमिनेट करेंगे, अपनी ऑटोनॉमी हम लूज कर जाएंगे इन लॉन्ग रन, ये हम नहीं चाहते थे। ठीक है, अब ये जो जवाहरलाल नेहरू की जो पॉलिसी है पंचशील की और नैम की, ये बड़ा सोच समझ करके बनाया गया था। इससे फायदा क्या होता सोचिए। पंचशील वुड हेल्प, बेनिफिट अगर सोचा जाए तो पंचशील वुड हेल्प इन टेरिटोरियल सिक्योरिटी, हमारे देश की सीमाओं को प्रोटेक्ट करने में ये मदद करता। सबके साथ हमने फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन किए हुए हैं, विदाउट मच एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस। डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्च किए बिना भी अपने देश की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने में पंचशील वुड बी हेल्पफुल। क्यों? क्योंकि हमारा देश अभी अभी आजाद हुआ है, रिसोर्सेज की कमी है,
तो या तो हम डिफेंस पे फोकस कर सकते हैं, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे फोकस कर सकते हैं, या हम डेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो भारत सरकार ने सोचा कि डिफेंस पे बहुत ज्यादा खर्च करने के बजाय वी विल मोबिलाइज रिसोर्सेस टुवर्ड्स डेवलपमेंट पर्पस, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर अपग्रेडेशन, इन सब चीजों पे डैम्स बनाए जा रहे थे। तो सोच तो अच्छी थी। एंड नैम gave India a leadership position despite being a newly independent country। एक नया नया देश है, अभी मिलिट्री वाइज भी उतना स्ट्रांग नहीं है, इकोनॉमिकली भी उतना डेवलप नहीं है, येट एक थर्ड फ्रंट को हम लीड कर रहे हैं। तो वी आर सिटिंग ऑन द सेम टेबल, जहां पे यूएसएसआर बैठ रहा है, वहां पे हम तीसरे फ्रंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लीडरशिप रोल एट ग्लोबल लेवल, और साथ ही साथ रीजनल लेवल पे बात की जाए तो हमारी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए पंचशील। तो एक डायनेमिक कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई। लेकिन मामला फेल हो गया। फेल हो गया मेनली बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि भारत और चाइना को स्टार्टिंग में ही समझ आ गया था कि अगर हम दोनों देश यूनाइट हो गए तो हमारी जनसंख्या कलेक्टिवली दुनिया की 40% से के आसपास होने वाली है। दैट मीन्स हम लोग दुनिया के इकोनॉमी का 40% डिमांड क्रिएट करने वाले हैं। तीसरे शब्दों में कहें तो वी आर गोइंग टू डोमिनेट वर्ल्ड इकोनॉमी या रेगुलेट वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इसीलिए दोनों देश बिल्कुल एक साथ अलाइन होना चाहते थे। इसी को कहा गया था एशियन सेंचुरी, ड्रीम ऑफ एशियन सेंचुरी। सो जवाहरलाल नेहरू had a dream of Asian century in 21st century कि 21वीं सेंचुरी जो होगी, 18th century and 19th century belong to European countries like Britain and France. 20th century belonged to US. India and China had dreamt of 21st century belonging to Asian countries, mainly India and China. ठीक है, और उसके लिए दोनों का अलाइन होना जरूरी था। हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया 1954 में, ड्रीम ऑफ एशियन सेंचुरी, सब कुछ बढ़िया था। लेकिन फिर हुआ क्या कि 1957-58 में भारत को पता चला कि हमारा जो लद्दाख वाला एरिया है, यहां पे चाइना ने एक रोड बना दिया है। अक्साई चीन इस रीजन को कहा जाता है, और पूरा का पूरा अक्साई चीन वाला जो पार्ट है वो चाइना ने एनेक्स कर लिया है एक रोड बना करके। क्योंकि यहां पे कोई बहुत ज्यादा सेटलमेंट है नहीं, प्रॉपर बाउंड्री डिमार्केशन भी था नहीं, तो भारत सरकार को पता भी नहीं चला चाइना कब रोड बना गया। तो भारत सरकार ने मैटर रेज किया चाइना की सरकार से। चाइना ने कहा कि हमारे मैप के हिसाब से तो हमारा हिस्सा है, इसलिए हमने रोड बनाया है। तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुरू हुआ। अब जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे कि किसी भी कीमत पे चाइना के साथ कंफ्लिक्ट हो, क्योंकि उन्होंने तो सपना देख लिया था एशियन सेंचुरी का। तो उसी जोश जोश में वो एक बार कह बैठे कि वहां तो पत्ता भी नहीं उगता है पार्लियामेंट में, और फिर उनके खिलाफ खूब बैकलैश हुआ कि कैसी बातें कर रहे हो, क्या धरती माता को सिर्फ इकोनॉमिक सेंस में इवैल्यूएट किया जाना चाहिए कि वहां पे अगर रिसोर्सेज हैं, बढ़िया एग्रीकल्चर होता है तो प्रोटेक्ट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब वो दबाव में आ गए, उनकी सरकार दबाव में आ गई। ठीक है, और फिर उन्होंने सेना को आदेश दिए फॉरवर्ड मार्च पॉलिसी के कि आप आगे बढ़िए और
हमारे मैप के हिसाब से जो डिमार्केशन होता है आप डिमार्केशन कीजिए, आप भारत की बाउंड्री मैपिंग कीजिए आगे बढ़ करके। इसको कहा गया फॉरवर्ड मार्च पॉलिसी, या सरल भाषा में कहें तो फॉरवर्ड पॉलिसी। फॉरवर्ड पॉलिसी 1961 में चाइना के मन में और सस्पिशन आया कि आपने तो कहा था म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, टेरिटोरियल रेस्पेक्ट, तो आप क्यों हमारी टेरिटरी में घुस रहे हैं, ऐसा चाइना को लग रहा है, लेकिन हमारे हिसाब से तो हमारी है। उसके अलावा एक चीज और हो गई थी इन द मीनवाइल कि चाइना ने 1959 में तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लिया था। अदरवाइज तिब्बत वाज एन ऑटोनोमस रीजन, और यहां पे है चाइना का बाकी हिस्सा। तिब्बत के ऊपर उसने कब्जा कर लिया था, और तिब्बत के जो रिलीजियस एंड पॉलिटिकल हेड थे दलाई लामा, उन्होंने काफी रेजिस्ट किया चाइनाज एक्विजिशन ऑफ तिब्बत, बट वो जब रेजिस्टेंस होल्ड नहीं कर पाए तो ही फ्लेड टू इंडिया। और भारत ने दलाई लामा जी को बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस पोजिशन, बिकॉज ही इज कंसिडर्ड टू बी वेरी सैक्रेड अमंग्स द बुद्धिस्ट कम्युनिटी, तो उनके रिलीजियस पोजिशन को ध्यान में रखते हुए भारत ने दलाई लामा जी को हिमाचल प्रदेश के अंदर धर्मशाला में एक सीट प्रोवाइड कर दिया, तो रेफ्यूज प्रोवाइड कर दिया। चाइना को लगा कि इंडिया इज ट्राइंग टू इंटरफेयर इनटू द इंटरनल मैटर्स ऑफ चाइना, कि तिब्बत वाले मामले में आप क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं, आप उनके पॉलिटिकल लीडर को यहाँ क्यों रेफ्यूज दे रहे हैं। जैसे अभी बांग्लादेश को लग रहा है कि आपने शेख हसीना को क्यों अपने यहाँ पे रेफ्यूज दिया हुआ है, आप हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला बना, तो फॉरवर्ड मार्च पॉलिसी, और उससे पहले दलाई लामा को जो रेफ्यूज दिया हमने 1959 में, ये दोनों इवेंट इट लेड टू म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा खत्म हो गया, और पंचशील फेल्ड बैडली। और उसका सीधा सीधा सबूत क्या है, साइनो इंडिया वॉर ऑफ 1962। और हमने तो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे फोकस किया ही नहीं था, तो हमारी आर्मी उतनी तैयार थी नहीं, सो नेचुरली वी हैड टू फेस रिवर्सेस, वी हैड टू फेस सेटबैक। 1962 वॉर वाज अ सेटबैक, अ शॉक फॉर इंडिया। सेटबैक फॉर इंडिया। और जवाहरलाल नेहरू जी की पॉलिसी ऑफ नैम एंड पंचशील, आइडिया तो ठीक ही था, बट अगर आइडिया ठीक से एग्जीक्यूट ना हो तो फिर इट मीन्स नथिंग, दैट आइडिया फेल्ड। मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे हमने ध्यान नहीं दिया, और नतीजा ये हुआ कि हमको इतना बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा। जवाहरलाल नेहरू नेवर कुड रिकवर फ्रॉम दिस सेटबैक बिकॉज ही टुक इट पर्सनली, कि मेरी सारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो फेल हो गई। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता तो शायद से कहानी कुछ और होती। भारत अभी इकोनॉमिकली डेवलप हो जाता, एग्रीकल्चर काफी डेवलप हो जाता, फिर हम लोग इकोनॉमिक रिसोर्सेज से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे फोकस करते। बाय 21st सेंचुरी इंडिया एंड चाइना वुड हैव कंप्लीटली यूनाइटेड, तो वी कुड हैव चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ यूरोप एंड यूएस। जो अभी ग्लोबल पॉलिटिक्स का पोल जो है वो अटलांटिक ओशन के अराउंड है, यूएस एंड यूरोप, वो एशिया के अराउंड हो सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1964 में जवाहरलाल नेहरू डाइड, ठीक है, एंड 62 के बाद से ही कुड नेवर रिकवर फ्रॉम दैट सेटबैक। अब जवाहरलाल नेहरू के डेथ का मतलब यह है कि पाकिस्तान का एक बार वापस से कॉन्फिडेंस बढ़ जाना, बिकॉज जवाहरलाल नेहरू वाज वेरी रेस्पेक्टेड लीडर। पाकिस्तान में एनार्की मची हुई थी। आप सोचिए, भारत में एक ही नेता 3 बार से प्रधानमंत्री, और वहां पे लियाकत अली खान जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया, ही वाज किल्ड इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट इटसेल्फ। जिन्ना तो डाइड राइट आफ्टर 1 or 2 years ऑफ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। सो पाकिस्तान के अंदर बंदर बाट मचा हुआ था, कोई भी सरकार स्टार्टिंग से ही ठीक से टिक नहीं पा रही है। तो वहां पे तो वैसे ही क्योस था पॉलिटिकली, यहां पे लेकिन एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। और यही कारण है कि पाकिस्तानी आर्मी ने कभी भी सिविलियन गवर्नमेंट को उतना रेस्पेक्ट दिया नहीं
और पाकिस्तानी आर्मी को कहा जाता है कि दे आर डीप स्टेट रनिंग द सिविलियन गवर्नमेंट विथ हेल्प ऑफ रिमोट कंट्रोल, क्योंकि सिविलियन गवर्नमेंट कभी वहां स्टेबल हो ही नहीं पाई। हमारे यहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट स्टार्टिंग से ही काफी स्टेबल तरीके से चली, ठीक है, और एक डिसिप्लिन रहता है, ठीक है। अदरवाइज होता क्या कि जब सिविलियन गवर्नमेंट स्टार्टिंग से लड़खड़ाती है तो आर्मी को ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी पड़ती है। कहीं फ्लड आया तो उसमें भी बिना सिविलियन गवर्नमेंट के मैंडेट के भी आप जाकर के रेस्क्यू कर रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक में काम कर रहे हो, धीरे धीरे आपको लगता है कि जब देश हम ही चला रहे हैं तो इनकी क्या सुननी है। यही हुआ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन भारत में एक प्रॉपर डिसिप्लिन है, सिविलियन गवर्नमेंट स्टार्टिंग से ही एक कमांड मेंटेन करता है। उसके पीछे कारण था कि 15 साल तक एक आदमी प्रधानमंत्री रहता है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहती है। जब जवाहरलाल नेहरू की डेथ होती है पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और पाकिस्तान 1965 में भारत के ऊपर अटैक कर देता है इन अखनूर सेक्टर। हमने बात की थी फर्स्ट इंडो पाक वॉर की 1947-48 में हमने इसकी बात की, जब पाकिस्तान की आर्मी घुस गई कश्मीर में। वो बात अलग है कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो दिखाना चाह रही है कि आर्मी नहीं है, तो ट्राइबल्स के कपड़े पहन के घुस रहे हैं, दिखाना चाह रहे हैं कि वहां के लोगों ने रिवोल्ट कर दिया राजा हरि सिंह के अगेंस्ट, बट इट वाज एक्चुअली पाकिस्तानी आर्मी ओनली। एंड देन राजा हरि सिंह केम टू इंडिया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ, फिर भारत की आर्मी गई और उसने पाकिस्तानी आर्मी के फॉरवर्ड मार्च को होल्ड कर दिया। फिर भारत लेकर के गया मामला यूनाइटेड नेशन में और वहां पे मामला पॉलिटिसाइज हो गया, फिर कभी रिजॉल्व नहीं हो पाया। यूनाइटेड नेशन से रिजोल्यूशन पास हुआ कि यहाँ पे प्लेबीसाइट होगा, यानी कि वोटिंग होगी और कश्मीर के लोग वोट करके तय करेंगे कि उनको किसके साथ रहना है। बट वोटिंग की कंडीशन ये होगी कि पाकिस्तानी आर्मी को यहाँ से बाहर निकलना होगा। पाकिस्तानी आर्मी कभी निकली नहीं, प्लेबीसाइट कभी हो नहीं पाया, आज तक मामला वहीं फंसा हुआ है, ठीक है। बाद में भारत ने कहा प्लेबीसाइट होगा भी नहीं। 1972 हम देखेंगे सिमला एग्रीमेंट के बाद, बोले अब जो होगा हम लोग बातचीत करके रिजॉल्व करेंगे। अब कोई तीसरा ना कोई प्लेटफॉर्म ना कोई तीसरा देश हमें बताएगा कि हमको क्या करना है, लोग बातचीत करके करेंगे, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट। सेकेंड वॉर की मैंने अभी बात की 1965। हुआ क्या कि 1962 के बाद से ही चाइना और पाकिस्तान का एक्सिस बनने लगा। दुश्मन का दुश्मन क्या होता है, दोस्त, वो वाला फंडा बनने लगा, ठीक है। तो पाकिस्तान को वहां से कॉन्फिडेंस आया, प्लस नेहरू जी की डेथ 1964 में पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। पाकिस्तान ने अखनूर सेक्टर में अटैक, फ्रंट ओपन कर दिया, अटैक कर दिया भारत के ऊपर। फिर भारत ने रिटालिएट किया, वेस्टर्न सेक्टर में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर काउंटर अटैक किया। फिर मामला पहुंचा स्टेटस को आनते कि जो जहां था लड़ाई से पहले वहां पहुंच जाओ, नहीं तो तुम यहां घुसोगे हम यहां घुस जाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री जी चाहते थे कि देश के किसानों का मोटिवेशन बढ़े, क्योंकि देश फूड क्राइसिस झेल रहा था, मॉनसून फेलियर हो रहा था, और देश के जवानों का मोटिवेशन बढ़े जो 1962 वॉर के बाद थोड़ा कम हुआ है। इसीलिए उन्होंने स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, ठीक है। फिर ताशकेंत उज्बेकिस्तान में यूएसएसआर ने बुलाया कि अरे आओ बैठो बात करते हैं, लड़ाई नहीं करना है। पाकिस्तान और भारत के बीच में समझौते के लिए बुलाया गया जनवरी 1966 में, और वहां पे मिस्टीरियस तरीके से लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ हो गई। अब उसको लेकर के बहुत सारे अटकलें लगाए जाते हैं, एकाएक से कैसे किसी प्रधानमंत्री की डेथ हो सकती है। तो कंजेक्चर्स है कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने ताशकेंत से ही भारत में होमी जहांगीर भाभा से बात की, और लाल बहादुर शास्त्री जी बिल्कुल खिलाफ थे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के वेपनाइजेशन के। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का वेपन के तरीके से इस्तेमाल नहीं होगा, भारत नहीं बनाएगा। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भारत के टॉप मोस्ट न्यूक्लियर साइंटिस्ट, वो चाहते थे कि भारत को न्यूक्लियर वेपन बनाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका ऑलरेडी बना चुका है, जापान पे गिरा चुका है, यूएसएसआर भी बना चुका है, चाइना भी बना रहा है, और अगर हमने नहीं बनाया तो हम
बाकी देशों के मर्सी पे आ जाएंगे। तो होमी जहांगीर भाभा वाज स्ट्रांगली इन फेवर ऑफ दिस। वो 3-4 बार मिलते हैं 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी से कि सर हमको वेपन बनाना चाहिए, क्योंकि चाइना और पाकिस्तान स्ट्रांग एक्सिस डेवलप कर रहे हैं, और चाइना तो न्यूक्लियर वेपन बना ही रहा है, वो पाकिस्तान को भी दे देगा, हमारे लिए स्ट्रांग प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी माने नहीं। ये अटकलें ही हैं, इसको लेकर के ऑफिशियली कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बात तय है कि 1965 में होमी जहांगीर भाभा साहब ने बार बार रिक्वेस्ट किया प्रधानमंत्री जी को, लेकिन 1966 में ऐसा कहा जाता कि फोन पे उस उज्बेकिस्तान से ही, ताशकेंत से ही लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा कि भाभा साहब बनाना चाहिए वेपन। एंड फिर अब ये जो है ये ऑफिशियल वर्जन नहीं है। एंड देन परहैप्स CIA ऑफ US या इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ KGB हु डिड व्हाट वी कैन नॉट से इन ऑथोरिटेटिव मैनर, बट और प्राइम मिनिस्टर डाइड इन मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस। ठीक है, ऐसे कैसे डेथ हो सकती है, और हार्ट अटैक दिखाने की कोशिश की गई, बट बहुत सारे उसमें क्वेश्चंस भी थे। एंड देन बिकेम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक है, 1966 ऑनवर्ड्स। और इंदिरा गांधी जी ने थी तो जवाहरलाल नेहरू की बेटी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू से बिल्कुल अपोजिट अप्रोच लेकर के चली वो। जवाहरलाल नेहरू जी की पॉलिसीज को नाम दिया जाना शुरू कर दिया गया आइडियलिस्ट पॉलिसी। आइडियलिस्ट, आइडियलिस्ट मतलब समवन हु बिलीव्स दैट एवरीवन इज गुड एंड समवन हु ट्रस्ट एवरीवन इन जनरल, दैट इज नोन एज आइडियलिस्ट। आपने चाइना पे इतना भरोसा कैसे कर लिया? तो नेहरू जी की पॉलिसी को कंडेम करते हुए एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि ही वॉज वे टू आइडियलिस्ट। आपने कैसे मान लिया कि चाइना जो है पंचशील ब्रेक नहीं करेगा? एंड देन इंदिरा गांधी केम अप विद पॉलिसी, सेट अप पॉलिसी, जिसको कहा जाता है रियलिस्ट पॉलिसीज। तो इंदिरा गांधी जी 1966 में बनी प्रधानमंत्री। रियलिज्म या रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसीज। रियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी का क्या मतलब होता है? सबसे अच्छी अच्छी बातें करो, भरोसा किसी पे मत करो। भरोसा बस एक के ऊपर करो, और वो कौन? खुद। तो रियलिज्म का मतलब होता है यू रिलाई ओनली ऑन सेल्फ हेल्प, नोबडी एल्स। नो वन इज फ्रेंड, नो वन इज एनिमी, एंड नो वन इज परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज परमानेंट एनिमी। ठीक है, सबसे अच्छी अच्छी बातें करो, लेकिन भरोसा खुद पे। और इंदिरा गांधी जी ने देश के अंदर अलग अलग डायमेंशन में अपने आप को स्ट्रेंथन करने पे फोकस किया। इकोनॉमी वाइज जो फूड स्कैरसिटी का प्रॉब्लम था, उसको डील करने के लिए लाया गया इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम विच बिकेम वेरी सक्सेसफुल एंड इट इज नोन एज ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो भारत जो एक सिप टू माउथ कंट्री था, दुनिया के अलग अलग देशों से फूड ग्रेन आता है और हम खा करके जिंदा है। मेनली अमेरिका से आता था फूड फॉर पीस प्रोग्राम के अंतर्गत, वहां से आत्मनिर्भर बना। इनफैक्ट लगभग हर तरह के मेजर सीरियल्स में, राइस हो, व्हीट हो, उसमें भारत बिकेम फर्स्ट या सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर थैंक्स टू ग्रीन रिवॉल्यूशन। एम.एस. स्वामीनाथन साहब ने लीड किया, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। उन्होंने मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन पे भी फोकस किया। किसी पे भरोसा नहीं करना है, आर्मी को स्ट्रेंथन किया गया, आर्मी पे फोकस किया गया। और नतीजा ये हुआ कि 1971 में इंडियन आर्मी ने, जब थोड़ा बहुत हमारा रेपुटेशन खराब हुआ था 1962 में, उसका बदला ले लिया। 1971 में सिर्फ पाकिस्तान नहीं हारा है, पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी हारा है, अमेरिका भी हारा है 1971 में। 1971 में क्या हुआ, मैं उम्मीद कर रहा हूं मोटा मोटा तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान का तो दो हिस्सा था, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। अब इन्होंने रिलीजन के नाम पे तो देश बना लिया, लेकिन कल्चर वाइज एंड ज्योग्राफी वाइज दे वेर पोल्स अपार्ट। यहाँ पंजाबी कल्चर, सिंधी कल्चर ज्यादा चल रहा है या बंगाली कल्चर है, रिलीजन खाली सेम है, इस्लाम। और ये लोग डोमिनेट कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटी और इकोनॉमी को, पंजाबीज एंड सिंधीज। और बंगाली लोगों के इंटरेस्ट जो हैं
वो नेग्लेक्ट किए जा रहे हैं। तो नेचुरल सी बात है कि जो बंगाली मुस्लिम्स हैं वो प्रोटेस्ट करने पे उतर आएंगे। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, मुक्ति वाहिनी। देयर वाज डिमांड ऑफ इंडिपेंडेंस फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तानी आर्मी ने एक सीवियर क्रैकडाउन ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन सर्च लाइट, कि जो जो मुक्ति वाहिनी के लोग हैं उनको पकड़ा जाए, जेल में डाला जाए, मार दिया जाए। पाकिस्तानी आर्मी ने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्च लाइट, और नतीजा ये हुआ, ये लॉन्च हुआ अप्रैल 1971 में। ठीक है, और ये भी कारण है कि एनआरसी का कट ऑफ डेट भी वो है। क्यों? इट इज रिलेटेड अफेयर्स है, क्योंकि फिर इस ऑपरेशन सर्च लाइट से बचने के लिए कई सारे जो इनोसेंट सिविलियंस हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर करके भारत के नेबरिंग स्टेट्स में, जैसे कि असम में, वेस्ट बंगाल में आने लगे। तो भारत के अंदर आने लगा रिफ्यूजी क्राइसिस, ह्यूज इन्फ्लक्स ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स। अब ये रेफ्यूजी क्राइसिस से निपटने का एक सीधा उपाय आपको ये नहीं लगता है? हो सकता था कि अपने बॉर्डर की पेट्रोलिंग बढ़ा दी जाए, लेकिन इंदिरा गांधी जी को लगा कि ना, ये मौका है पाकिस्तान को भी मजा चखाने का, कि 1965 वाली बेवकूफी वो दोबारा ना करे, हमें कमजोर ना कर समझे, और पाकिस्तान चाइना जो एक्सिस बना हुआ है उसको भी सबक सिखाने का। और इंदिरा गांधी जी ने बड़े स्ट्रेटेजिकली प्लान किया। चाइना, पाकिस्तान, अमेरिका सब एक साथ थे, क्योंकि पाकिस्तान ने तो सियाटो एग्रीमेंट साइन किया था, मैंने आपको बताया, कोल्ड वॉर के टाइम में। भारत ने साइन किया उस वक्त 1971 में पहले फ्रेंडशिप एग्रीमेंट विथ यूएसएसआर। तो देखिए, नैम जो है लगभग अब इंदिरा गांधी जी गिव अप कर रही हैं। फॉर्मली तो आज भी भारत नैम का हिस्सा है, लेकिन यूएसएसआर के साथ हमने फ्रेंडशिप एग्रीमेंट साइन किया, क्योंकि कोई आइडियोलॉजी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज आवर ओन इंटरेस्ट। ये होता है रियलिज्म। और फिर यूएसएसआर ने चाइना के ऊपर दबाव बनाना, मेनली रसिया ने चाइना के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया। तो चाइना को अपने सोल्जर जो हैं वो भारत के बॉर्डर से डाइवर्ट करके रसियन बॉर्डर पे ले जाने पड़े। तो भारत के बॉर्डर पे, भारत और चाइना के बॉर्डर पे चाइनीज सोल्जर्स कम हो गए, क्योंकि वहां पे यूएसएसआर ने अपने फोर्स मोबिलाइजेशन शुरू किए। इनको लगा कहीं वो ना अटैक कर दो, तो यहां से फोर्सेज इधर भेजे गए। भारत ने वेट किया टिल दिसंबर की यहां खूब बर्फबारी हो जाए, कि चाइना और ईस्ट पाकिस्तान आपस में डिस्कनेक्ट हो जाए। भाई हिमालयन माउंटेन है, खूब बारिश हो जाएगी, बर्फ गिर जाएगी, तो क्या करेंगे चाइनीज सोल्जर। और भारत ने यूके के थ्रू मैसेज भिजवाया यूएस को कि हमारा इंटरनल मामला है, इसमें प्लीज इंटरफेयर ना करें, क्योंकि अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो यूएसएसआर भी इंटरफेयर करेगा। एंड देन दिस कोल्ड वॉर में टर्न हॉट वॉर। और यूएस का सिंपल सा फंडा है कि दूसरों के घरों में आग लगाते रहो, लेकिन अपने घर में आग लगने की नौबत आए तो तुरंत पीछे हट जाओ। तो यूएस हट गया पीछे। तो भारत ने सारी प्लानिंग की 1971 वॉर के लिए। प्लानिंग शुरू हुई अप्रैल से और फिर एग्जीक्यूट हुआ दिसंबर में। इंडियन आर्म फोर्सेस घुसे 3 दिसंबर को, 16 दिसंबर तक इनको सरेंडर करा करके 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पकड़ के ले आए। और यही हुआ थर्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर। और यहां पे भारत ने ईस्ट पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर करा दिया, बांग्लादेश। पाकिस्तान के कर दिए 2 टुकड़े। तो 1962 की बेइज्जती का थोड़ा बदला। अगर आपको कोई पीट दे मोहल्ले में, तो अपनी इज्जत वापस लाने का क्या तरीका है? या तो उसी को पीटो, नहीं तो उसके किसी दोस्त को भयंकर पीटो, ज्यादा पीटो, इतना पीटो कि देश के टुकड़े कर दो, तब जाकर के इज्जत वापस आएगी। ये 1971 वॉर नहीं होता तो शायद से इंडियन आर्मी का जो लॉस्ट ग्लोरी था वो वापस नहीं आता। तो जरूरी था, और ऑफ कोर्स पाकिस्तान को बैलेंस करने के लिए जरूरी था। तो अदरवाइज अभी हम 2 तरफ से परेशान हैं, 3 तरफ से परेशान रहते हैं। आर यू गेटिंग? अभी चाइना पाकिस्तान से परेशान है। ठीक है, तो ये है थर्ड इंडो पाक वॉर। और तीसरे वॉर में पिटने के बाद 1972 में हमने बुलाया पाकिस्तान को शिमला में। शिमला एग्रीमेंट हमने साइन किया। बोला तुम्हारे 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर तभी छोड़ेंगे जब तुम ये अग्री करेगा कि आगे से किसी भी बात के लिए तुम रोते रोते किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे नहीं जाएगा, किसी थर्ड कंट्री को नहीं लाएगा, जो भी मामला है आपस में निपटाएंगे। ठीक है, ये तय हुआ था तब।
शिमला अग्रीमेंट में 1972 वॉर में, 1971 वॉर एंड 1972 अग्रीमेंट। शिमला अग्रीमेंट में हमने कहा कि देखो ये जो जहां तुम घुस चुके हो कश्मीर में, इसको कहा गया था सीज फायर लाइन। 1947 से लेकर के 1971 तक सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन का मतलब कि लड़ाई अभी रुकी हुई है, एक तरफ पाकिस्तानी आर्मी है, दूसरी तरफ इंडियन आर्मी है। सीज फायर मतलब लड़ाई अभी चल रही है, बट फॉर द टाइम बिंग इसको हॉल्ट किया गया है। सीज फायर लाइन को हमने बोला कि आज से इट विल बी नोन एज LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, बट नॉट इंटरनेशनल बाउंड्री। दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल, मतलब दिस इज द कंट्रोल फॉर द टाइम बीइंग, but we will resolve it bilaterally, and it is not still resolved, it is not the final boundary, and that is why it should not be called as international boundary। तो ये हुआ शिमला अग्रीमेंट। शिमला अग्रीमेंट के बाद पाकिस्तान इतना लज्जित हो गया, उसने प्लान बनाया कि अब भारत से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करना है, और पाकिस्तान ने एक पॉलिसी अडॉप्ट की जिसको नाम दिया गया ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। अब भारत के साथ लड़ाई नहीं करनी है, भारत के अंदर टेररिज्म फैलाना है और भारत को इंटरनली डिस्टेबलाइज करना है, और फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को उसने क्रॉस बॉर्डर भेजना शुरू किया और भारत को इंटरनली डिस्टेबलाइज करना शुरू किया। ठीक है, इसीलिए भारत और पाकिस्तान के बीच में फॉर्मली तो 3 वॉर हुए हैं, चौथा वार आप कह सकते हैं कारगिल वॉर, लेकिन उसमें भी पाकिस्तान क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था कि हम नहीं हैं, ये तो कुछ कुछ घुसपैठी लोग हैं, मरे हुए आर्मी सोल्जर्स के बॉडी लेने से मना कर रहा था कि नहीं नहीं हम नहीं हैं, कि इसका नाम ना आ जाए सामने। ठीक है, फॉर्मली 3 वार है, बट कारगिल वॉर 1999 कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज 4th इंडो पाक वॉर। ठीक है, तो इंदिरा गांधी जी की रियलिस्ट पॉलिसी आप समझ रहे हैं। इंदिरा गांधी जी के बाद सी गॉट असैसिनेटेड इन 1984, फिर बने राजीव गांधी प्रधानमंत्री। मोर लेस उन्होंने भी वही अप्रोच फॉलो किया, लेकिन फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक मेजर ईयर आया 1991 का। ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान इतने दूर दूर है, फिर पाकिस्तान कैसे बन गया? मैंने बोला ना, रिलीजन के ग्राउंड पे पाकिस्तान कैसे बना था, जो मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस हैं वहां पे बनेगा पाकिस्तान। ठीक है, तो यहां पे इन दोनों जगहों पे मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे, तो इसके बेसिस पे बनाया गया पाकिस्तान। यू सी 1991 इज अ वाटरशेड मोमेंट इन ऑलमोस्ट मेनी एस्पेक्ट्स। इकोनॉमिक सेंस में क्या हुआ, भारत के अंदर आया LPG रिफॉर्म्स। ठीक है, इंडिया के अंदर बात की जाए तो आया LPG रिफॉर्म, और ग्लोबल लेवल पे बात की जाए तो क्या हुआ, USSR डिस इंटीग्रेट हुआ। USSR के डिस इंटीग्रेट होने का मतलब है कि US इमर्ज्ड आज सुपर पावर, वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर। ठीक है, अच्छा ये जो दोनों इवेंट हैं ये इंटरकनेक्टेड इवेंट ही हैं, ये दोनों इवेंट इंटरकनेक्टेड इवेंट हैं। आप इमेजिन कीजिए कि अगर भारत के अंदर BOP क्राइसिस चल रही है और USSR काफी स्ट्रांग तरीके से अपनी इकोनॉमी को मैनेज कर पा रहा है, तो भारत IMF के पास थोड़ी जाता, भारत जाता USSR के पास बेल आउट के लिए। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, तो एक तरफ USSR डिसइंटीग्रेट हो गया और भारत जो सोशलिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहा था प्रीडोमिनेंटली, उसको ये बात समझ आ गई कि USSR का टूटने का मतलब ही है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक अप्रोच इज नॉट दैट गुड, और IMF के साथ हमारा जो अग्रीमेंट हुआ उसके बाद इंडिया केम अप विथ LPG रिफॉर्म्स। ठीक है, अब LPG रिफॉर्म्स का मतलब ये है कि भारत को दुनिया के बाकी देशों के साथ ट्रेड करना है, बिजनेस एक्सपैंड करना है, बाकी देशों से भी अब इन्वेस्टमेंट मंगाना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, सो अब ये वक्त था जब इंडिया ने US के साथ जो अपने टाइज हैं उसको रीसेट करना शुरू किया, और कोई उपाय था नहीं, क्योंकि हमारा जो मेजर फ्रेंड था वो अब कमजोर हो चुका था, टूट चुका था। USSR वाज डिसइंटीग्रेटेड। ठीक है,
तो भारत और अमेरिका के बीच में इकोनॉमिक कोऑपरेशन शुरू हुआ। भारत की कई सारी कंपनियों को सर्विस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है इन अमेरिका। कल भी हमने बात की थी, राइट? अमेरिकन कंपनीज आर कमिंग इनटू इंडिया, मेकिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, जीडीपी क्रिएशन एंड ऑल। तो दैट वाज द मोमेंट जब हमने अब अपने आप को थोड़ा सा बैलेंस करना शुरू किया बिटवीन नाउ रसिया, क्योंकि अब तो यूएसएसआर है नहीं, एंड यूएस। ठीक है, अदरवाइज कोल्ड वॉर के दौरान भारत ऑफिशियली तो फॉलो कर रहा है नैम, लेकिन फिर भी वी आर स्लाइटली अवे फ्रॉम यूएस, मेनली बिकॉज ऑफ पाकिस्तान फैक्टर, एंड क्लोज टू रसिया या ओवरऑल यूएसएसआर, एंड वी ऑफिशियली साइंड अ फ्रेंडशिप एग्रीमेंट विथ यूएसएसआर आल्सो, राइट? लेकिन अब ये वक्त था बैलेंसिंग का। अदरवाइज हम 70-80% तक जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो यूएसएसआर से मंगाते थे। आज के टाइम में भी यूएसएस रसिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, बट वो प्रोपोर्शन काफी कम हो गया है। अब अमेरिका और फ्रांस और इजराइल जैसे देशों से भी हम खूब सारा डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, बैलेंस कर दिया भारत ने। लेकिन ये जो 1991 से लेकर के 2001 वाला टाइम है ना, इसमें इंडिया के अंदर टेररिज्म पीक करने लगा, खासकर जम्मू एंड कश्मीर में। उसके पीछे बड़ा स्पेसिफिक कारण है, बड़ा स्पेसिफिक कारण है। देखिए, यहां पे है पाकिस्तान, यहां पे है एक देश ईरान, यहां पे है अफगानिस्तान, और यह था यूएसएसआर, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, अब एक पाकिस्तान ही था जो यूएस के साथ अलाइन था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम। ईरान भी यूएस के साथ अलाइन था, लेकिन ईरान में एक रिवॉल्यूशन आया 1979 में। वहां पे एक रूलर था शाह रेजा पहलवी, जो समझिए पपिट था अमेरिका का, और इस कारण से ईरान के नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल गैस एंड ऑयल रिजर्व्स को खूब सस्ते दामों पे अमेरिका को देता रहता था। तो ईरान के लोग उससे परेशान होकर के क्रांति कर बैठे और शाह रेजा पहलवी को हटा दिया, और ईरान के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया, ईरानियन रिवॉल्यूशन, विच वाज मेनली एंटी अमेरिकन रिवॉल्यूशन। तो मुद्दा यह है कि ईरान के अंदर एंटी यूएस गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, अब यूएसएसआर ने दिमाग लगाया कि भारत तो अपना दोस्त है, इंडिया तो अपना दोस्त है, ठीक है, फ्रेंडशिप एग्रीमेंट हो चुकी है, ये हो गया एंटी यूएस। अगर हमने अफगानिस्तान पे भी कैप्चर कर लिया अगर, तो पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा। इसको हम लोग सैंडविच कर देंगे, सैंडविचिंग पाकिस्तान पॉलिसी दिमाग में आया यूएसएसआर के, कि इस पूरे एरिया में यही एक ऐसा देश है जो हमको तकलीफ दे रहा है, यूएस का भक्त बना हुआ है, चमचा बना हुआ है, इसको सैंडविच कर देते। ठीक है, क्या ऑप्शन रहेगा इसके पास? चारों तरफ से बॉर्डर पे थोड़े बहुत फायरिंग वगैरह करते रहेंगे, इसको हैरास कर देंगे। ये होता है सैंडविचिंग करना। इस प्लानिंग के साथ यूएसएसआर अटैक्ड अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के अंदर यूएसएसआर ने एक प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट बनवा दी। ठीक है, प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट। अब अमेरिका तो ये गेम समझ रहा है, कोल्ड वॉर का मतलब समझ रहे हो, यही होता है कोल्ड वॉर। सीधा सीधा नहीं मरेंगे, तुम्हारे किसी फ्रेंड को पीट दिया, उसने तुम्हारे किसी को पीट दिया, सीधा सीधा ऊपर से मेन जो डॉन लोग हैं ऊपर से ठीक ही रहे, लेकिन अपने दोस्तों को पीट रहे हैं। ठीक है, प्रॉक्सी वॉर। ऐसा ही प्रॉक्सी वॉर पहले कोरिया में लड़ा गया, फिर वियतनाम में, ये वर्ल्ड हिस्ट्री में देखेंगे। एक प्रॉक्सी वॉर शुरू हुआ कोल्ड वॉर के टाइम में अफगानिस्तान में। ठीक है, समझ रहे बात को?
अब यूएसएसआर ये गेम समझ रहा था, यूएसएसआर ने, आई एम सो सॉरी, अमेरिका तो ये गेम समझ रहा था। अमेरिका कैसे पाकिस्तान को स्लिप होने देता अपने हाथ से, और कैसे अफगानिस्तान में भी प्रो यूएसएसआर गवर्नमेंट आने देता, अमेरिका तो ये होने नहीं देता। तो अमेरिका ने तुरंत सपोर्ट करना शुरू किया पाकिस्तान को, आर्म्स, एम्यूनेशंस, फंडिंग देनी शुरू की कि तुम यार यहां पे फाइटर इंसर्जेंट्स, जिसको नाम दिया गया मुजाहिदीन्स, इनकी ट्रेनिंग शुरू कराओ तुम। बेसिकली यूएसएसआर ने जिन ट्राइब्स को लेकर के यहां पे सरकार बनवाई, उज्बेक्स, तजिक्स, उनके खिलाफ थे ये पश्तून्स। तो अफगानिस्तान के अंदर वैसे तो मुस्लिम कम्युनिटी है, बट उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी से ज्यादा उनके लिए मायने रखता था उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी। सो कोई तजिक्स है, कोई उज्बेक्स है, कोई कजाक्स है, और एक है पश्तून्स। और यूएसएसआर ने इन तजीक्स, उज्बेक्स की मिलाकर के सरकार बनवा दी, पश्तून्स को साइडलाइन कर दिया। तो अमेरिका को मौका दिखा कि पश्तून्स को सपोर्ट करो, ये लड़ेंगे अफगानिस्तान यूएसएसआर से। और फिर पाकिस्तान के अंदर बनने शुरू हुए ट्रेनिंग कैंप्स, यहां होती थी ट्रेनिंग, यहां आर्म्स, एम्यूनेशन, फंडिंग दिया जाता था, और फिर बोला जाता था जाकर के लड़ो यूएसएसआर के सोल्जर से। तो यूएसएसआर जो है, इट केप्ट ऑन फाइटिंग विद दिस पश्तून्स। जब इनकी ट्रेनिंग हो गई तो ये हो गए फाइटर पश्तून्स, उन्हीं को नाम दिया गया मुजाहिदीन्स। ठीक है, और ये लड़ाई 10 साल तक चली, जिसमें यूएसएसआर कमजोर हो गया, एंड देन यूएसएसआर पुल्ड आउट, क्योंकि यूएसएसआर वैसे भी इकोनॉमिकली कमजोर हो रहा था। तो यूएसएसआर पुल्ड आउट 87, 88। ठीक है, और कुछ ही दिनों में यूएसएसआर खत्म भी हो गया। 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट भी हो गया। तो कोल्ड वॉर खत्म। जब कोल्ड वॉर खत्म तो अमेरिका से फंडिंग आनी खत्म। लेकिन ये पश्तून्स का तो पिछले 15 साल से यही बिजनेस है। 15 साल नहीं, 10 साल मान लीजिए, कि भाई पैसा आता है, अपना काम है, गोली मारो, बम मारो, भागो। और सडनली अब आप नया काम कैसे करोगे, आपको एक ही काम आता है। और पाकिस्तानी आर्मी एंड आईएसआई एक्टिवली इन्वॉल्व थे इनकी ट्रेनिंग में। ठीक है, अब पाकिस्तानी आर्मी और उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई को ध्यान आया कि क्यों ना इन्हीं पश्तून्स को अब भारत की तरफ डाइवर्ट किया जाए। पहले इनको बोला गया कि तुम यूएसएसआर से लड़ो क्योंकि तुम अपने ट्राइबल राइट्स के लिए लड़ो। अब उनको इनकी मुस्लिम आइडेंटिटी को थोड़ा सा डेवलप किया जाए कि तुम्हारे मुसलमान भाइयों को हरास किया जा रहा है कश्मीर में। तो पाकिस्तान भारत को क्या दिखाना चाहता है कि इंडिया इज एन एंटी इस्लाम कंट्री, इट ट्राइज टू डिमीन इंडिया। ठीक है, कि हम माइनॉरिटी राइट्स को रेस्पेक्ट नहीं करते। और इस तरीके से इन पश्तून्स को उसने डाइवर्ट करना शुरू किया टुवर्ड जम्मू एंड कश्मीर। और पश्तून्स भी इतने बेवकूफ है नहीं, वो समझते हैं आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी का खेल, लेकिन उनका बिजनेस है ये। पहले यहां ले रहे थे, बाद में वहां ले रहेंगे। और ट्रेनिंग हो रखी है, टेरर कैंप, यहाँ पे कैंप्स बने हुए, ट्रेनिंग कैंप। अब यही ट्रेनिंग कैंप्स आज के टाइम में क्या बन गए, टेरर साइट्स। ठीक है, और ये कई सारे पश्तून्स के अंदर भी कई सारे डिवीजन हो गए। कई सारे पश्तून तो वेंट बैक एंड स्टार्टेड लिविंग अ नॉर्मल सिविलाइज्ड लाइफ, बट सम पश्तून्स guided by their selfish interest, they got into such kind of activity, they started promoting cross border terrorism in India. तो 1990 के बाद से, जैसे एक तरफ आप देख रहे हो कि भारत में एलपीजी रिफॉर्म्स आया है 1991 में, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ है 1991 में। एक और चीज होनी शुरू हुई है, भारत के अंदर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ गया। पहले भी था, क्योंकि पाकिस्तान ने तो ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स 1971 से लिया हुआ है, लेकिन अब उसको एकदम रेडीमेड लोग मिल गए जो हु वर रेडी टू फाइट, एंड सिंस देन टेररिज्म पीक्ड इन इंडिया। अब भारत जो है वो 1991 से लेकर के 2001 तक अमेरिका के साथ इंडिया जो है, इंडिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन तो कर ही रहा है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे यहाँ एलपीजी रिफॉर्म्स आ चुके हैं, बट भारत साथ ही साथ रेज कर रहा है इशू ऑफ टेररिज्म कि भाई साहब
Terrorism is emerging as a global threat and we need to take some decisive action. इसी डायरेक्शन में भारत ने एक मेजर लॉ प्रपोज किया, कन्वेंशन प्रपोज किया यूनाइटेड नेशंस प्लेटफॉर्म पे, सीसीआईटी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कोऑपरेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। सीसीआईटी का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, कॉम्प्रिहेंसिव। भारत ने टेररिज्म से डील करने के लिए एक लॉ प्रपोज किया। अमेरिका का अंदर ये टेररिस्ट हो रही है, ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तो जब तक अपनी धरती पे कोई दिक्कत नहीं, अमेरिका चाहता ही है सबको परेशान करते रहे। बोले टेररिस्ट नहीं है, ये फ्रीडम फाइटर्स हैं। टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी समस्या यही तो है कि जो किसी एक देश के लिए टेररिस्ट है वो दूसरे देश के लिए फ्रीडम फाइटर है, ठीक है। बलोची लोग जो है और हमारे लिए क्या है? फ्रीडम फाइटर्स, राइट, फाइन। तो ये टेररिज्म के खिलाफ एक मेजर समस्या है। तो अमेरिका ने कभी माना नहीं, और इकोनॉमिक कोऑपरेशन में भी सिर्फ भारत को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो देख रहा है कि भारत से ज्यादा वो अपने भारत के बिजनेस को ओपन करवाए ताकि अमेरिकन प्रोडक्ट्स वहां पे बिक पाए। लेकिन फिर क्या हुआ? 2001 में यूएस के ऊपर हो गया टेरर अटैक। ओसामा बिन लादेन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहा था, अल कायदा एंड तालिबान केम इनटू नेक्सस। अब तालिबान क्या मामला है? बेसिकली जो फाइटर पश्तून्स थे, who are now motivated to work for the interest of their Islamic people, they created an organization जिसको नाम दिया गया तालिबान। सो पहले थे पश्तून्स, और पश्तून्स में से ही those Pashtuns who continue to fight, and now not in the name of Pashtuns but in the name of Islamic culture, Islamic civilization, they were known as Taliban. So Taliban was created as a student group of fundamental, या आप कह सकते हैं civil society group with the main aim of preserving Islamic civilization. But over a period of time it became very, very orthodox, very radical, and they started promoting many terrorist activities. और उसी context में तालिबान came into nexus with Al-Qaeda, अलग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। और ओसामा बिन लादेन जो अलकायदा हेड था, उसका एक ही मकसद था, इंडिया पे अटैक नहीं करना है, अमेरिका पे अटैक करना है। क्योंकि ओसामा को ऐसा लगता है कि भारत जैसे देश इस्लाम के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि हमारा कल्चर तो बहुत मिलता जुलता है। भाई इस्लाम में शराब वर्जित है तो हमारे यहाँ भी शराब खराब माना जाता है, और वहां पे हर बात में, वहां तो पूजा पाठ भी शराब से हो रही है। तो भाई चर्च में तो वाइन इज कंसिडर्ड टू बी सैक्रेड ना, अरे यस और नो। तो हर सेंस में इस्लाम, जो रेडिकल इस्लाम लोग हैं, उनको लगता है कि क्रिश्चियनिटी इज थ्रेट फॉर देम, नॉट हिंदुइज्म। इसी के लिए एक थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने एक थ्योरी दी है, क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। तो ओसामा बिन लादेन का टारगेट भारत नहीं था अमेरिका। उसने लंबी चौड़ी प्लानिंग की, अमेरिका पे अटैक कर दिया। फिर अमेरिका ने कहा हाँ यार, टेररिज्म तो एक सीरियस प्रॉब्लम है, ठीक है। और जैसे 1991 एक वाटर सेड मोमेंट है, वैसे 2001 भी एक वाटर सेड मोमेंट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। बड़ा महत्वपूर्ण साल है ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए भी, भारत के लिए भी। क्यों? क्योंकि भाई अमेरिका के इज्जत पे बात आ गई कि आप अपने आप को कहते हो सुपर पावर, दुनिया में कहीं कोई टेंशन होता तो आप उसको रिजॉल्व करने जाते हो। सुपर पावर क्लेम देमसेल्फ एज ग्लोबल पुलिस ऑल्सो, हमसे पूछो हम रिजॉल्व कर रहे हैं। और तुम्हारे घर में बम मार के भाग गया और ओसामा पकड़ा भी नहीं गया। तालिबान को सीधा सीधा कहा यूएस ने कि आप ओसामा को हैंड ओवर कर दीजिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तालिबान ने कहा नहीं करेंगे, ठीक है। बेसिकली तालिबान ने कहा है ही नहीं, लेकिन हम क्या करें, हमारा कोई लेना देना नहीं है अल-कायदा से। लेकिन सबको पता था कि ओसामा इज हाइडिंग इन अफगानिस्तान ओनली। तो फिर 2001 के बाद देखो ग्लोबल पॉलिटिक्स में क्या मेजर बदलाव आया है। अब अमेरिका की हो गई इज्जत की बात। अमेरिका ने अटैक किया अफगानिस्तान के ऊपर 2 महीने के अंदर ही, ठीक है।
अब ये जो एरिया है इसको कहा जाता है एशिया पैसिफिक रीजन, दैट ट्रेडिशनली हैज बीन कंसिडर्ड एज बैकयार्ड ऑफ अमेरिका, क्योंकि यहां पे अमेरिका के दो इंपॉर्टेंट अलाइज हैं, जापान एंड फिलीपींस। फिलीपींस वॉज अर्लियर कॉलोनी ऑफ अमेरिका। जापान के साथ अमेरिका ने एक फ्रेंडशिप अग्रीमेंट साइन किया हुआ था, ठीक है, डिफेंस कोऑपरेशन अग्रीमेंट। तीसरा एलआई भी है साउथ कोरिया। अब चाइना जो है ये सारा खेल देख रहा था, और चाइना 1978 से इकोनॉमिक रिफॉर्म करके मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा था, ये तुमने देखा। उसको मौका दिखा कि अच्छा अमेरिका अफगानिस्तान में भिड़ा हुआ है, और अफगानिस्तान का सॉइल ऐसा है ना कि वहां पे इन तालिबानियों को, इन पश्तूनों को हराना लगभग नामुमकिन है। तो अफगानिस्तान इज कंसिडर्ड एज ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। पहले इसने यूएसएसआर को पटकनी दी, यूएसएसआर को बर्बाद करने में भी अफगानिस्तान का हाथ है, देखा आपने। अमेरिका को भी बर्बाद करने में काफी हद तक अफगानिस्तान का हाथ है। तो ये पहुंच गए अफगानिस्तान में, और अमेरिकन सोल्जर जो है इनको 2 साल में ही एक जगह और लड़ाई में भेज दिया गया, वो था इराक। क्योंकि जो जॉर्ज बुश जूनियर प्रेसिडेंट थे उस टाइम में, इनको अपने पिताजी का बदला लेना था। तो इराक अमेरिका वॉर कभी और देखेंगे। 1990 में इराक अमेरिका वॉर हुआ था, सद्दाम हुसैन लीडर था, और वहां से जॉर्ज बुश के पिताजी प्रेसिडेंट थे, जो जूनियर के पिताजी सीनियर प्रेसिडेंट थे। उस टाइम में अमेरिका और इराक के बीच में खूब हॉस्टिलिटी हुई थी। सद्दाम हुसैन को बड़ा सम्मान मिला था यहाँ के रेडिकल ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक कम्युनिटी में कि अमेरिका से लड़ गया, हमारा हीरो है, ठीक है। सद्दाम हुसैन ने अपने महल के अंदर जॉर्ज बुश सीनियर का इमेज छपवाया था अपने फ्लोर पे कि जो मुझसे मिलने आएगा पहले उसके चेहरे पे चल के आएगा, ठीक है। ये 10 साल से चल रहा है। तो जॉर्ज बुश जूनियर जब प्रेसिडेंट थे उसी टाइम में हुआ था टेरर अटैक, अमेरिकन फोर्सेज वर सेंट इन अफगानिस्तान, और फिर पिताजी के बदले के चक्कर में ही सेंट अमेरिकन फोर्सेस इनटू इराक ऑल्सो। सद्दाम हुसैन के ऊपर झूठे झूठे आरोप लगा करके कि हमको पता है कि केमिकल बायोलॉजिकल वेपन बना रहा है जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है, उसको रोकना होगा, ये वो भेजेगा अमेरिकन फोर्सेस। इराक में तो सद्दाम हुसैन को पकड़ के ये लोग ले आए। इराक में मिला क्या? केमिकल बायोलॉजिकल वेपन के नाम पे मैप्स, 3-4 डॉक्यूमेंट। तो बेसिकली झूठा आरोप था। सद्दाम हुसैन को ले आए लोग, फांसी वासी चढ़ा दिया, ठीक है। और उस कारण से वेस्ट एशिया और बर्बाद हो गया। दैट इज वन मेजर रीजन बिहाइंड राइज ऑफ ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईसिस। वो एक अलग कहानी है। तो सद्दाम हुसैन के रहते हुए आसपास में छोटे मोटे गुंडे नहीं इमर्ज हो सकते थे, लेकिन द मोमेंट सद्दाम वाज रिमूव्ड, देन तो फिर बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हब बन गया, एंड दैट लेड टू अल्टीमेटली राइज ऑफ एन इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आईसिस, ठीक है। मुद्दा यह है कि अमेरिका गॉट इन्वॉल्व इनटू 2 वॉर्स, अफगानिस्तान एंड इराक। नेचुरली इस एरिया में जो अमेरिका का जनरली अब बैकयार्ड कहा जाता था, एशिया पैसिफिक रीजन, वहां अमेरिका कमजोर पड़ने लगा। चाइना को मौका दिखा कि चलो देखते हैं अमेरिका अभी भी पावरफुल है कि नहीं। तो ड्रॉ कराया 9 डैश लाइन कि ये पूरा का पूरा साउथ चाइना सी 90% हमारा है। फिलीपींस ने कहा ऐसे कैसे? चाइना कहा बुलाओ, बात करते हैं। चाइना वेस्ट टेस्टिंग में वाटर है कि अमेरिका में दम बचा है कि नहीं। जापान को धमकाना शुरू कर दिया कि ये जो तुम्हारा सेनकाकू आइलैंड है ना, तुम्हारा नहीं है, गेट लॉस्ट, ये हमारा है, दियाऊ आइलैंड। बताया मैंने कुछ दिनों पहले ईस्ट चाइना सी में। बोले ऐसे कैसे? बोले बुलाओ। ये फोन करे कि सर यहाँ पे तकलीफ दे रहा है। बोले यार हम तो अपने तकलीफ में परेशान हैं, क्योंकि उसामा मिल नहीं रहा। आप समझिए, आप अपने आप को सुपर पावर कहते हैं और आपके यहाँ पे ट्रेड सेंटर पे 2 बड़े बड़े टावर पे अटैक कर देता है, हजारों लोग मारे जाते हैं और आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। आप अपने आप को कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंस हमारी है, हम तुमको जहां मर करेगा वहां ढूंढ के मारेंगे। कितनी बेइज्जती हुई होगी अमेरिका की। और इस बेइज्जती के पीछे कौन देश जिम्मेदार था? पाकिस्तान। क्योंकि ओसामा वहां से निकल करके छुप गया पाकिस्तान में, और पाकिस्तान पे भरोसा कर रहा है अमेरिका कि भाई ढूंढना एकदम छोड़ना नहीं। पाकिस्तान कह रहा है हाँ सर बिल्कुल, आप फंड भेजो, एम्यूनिशंस भेजो, ढूंढेंगे। ये लिखा है, बराक ओबामा ने अपनी किताब में लिखा है बाद में कि हमको कुछ सालों में समझ आ गया कि ये पाकिस्तान के कारण बच रहा है ओसामा। और यही कारण है कि 2011 में जब अमेरिका को पता चला अबोटाबाद में छुपा हुआ है ओसामा, पाकिस्तान के अबोटाबाद में,
तो सबसे पहला फैसला लिया अमेरिका ने कि पाकिस्तान को नहीं बताना है, क्योंकि उनको पता चला तो भगा देंगे। तो मुद्दा यह है कि 2004-5 से ही अमेरिका पाकिस्तान से दूर होने लगा, चाइना राइज कर रहा है। तो अब अमेरिका के लिए सबसे बढ़िया देश जिसके साथ सिर्फ इकोनॉमिक कोऑपरेशन नहीं, स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस कोऑपरेशन भी किया जाना चाहिए, वो कौन बनेगा? इंडिया। पाकिस्तान, अब अमेरिका का ट्रस्ट खत्म हो रहा है कि यार ये तो लफंगा देश है और इसी ने हमारे यहाँ पे टेररिस्ट अटैक करवाया। मतलब टेररिस्ट अटैक जो हुआ है उसके अटैकर को वो शेल्टर दे रहा, अमेरिका को शक होने लगा था, शक होने लगा था। और ये पहले से भारत को तकलीफ दे रहा है। क्या मेरी बात आप समझ रहे हैं? और चाइना राइज कर रहा है। अब चाइना को कौन रोक सकता है? भारत। क्योंकि अमेरिका की एक पॉलिसी कही जाती है, बेट एंड ब्लीड, सीधा सीधा नहीं लड़ना है, किसी और को चढ़ा देना है। अमेरिका पहली बार सीधा सीधा लड़ने गया अफगानिस्तान में, और जहां उसकी हालत बिगड़ गई। अदरवाइज खुद नहीं लड़ना है, बेट, किसी और को चढ़ाओ और फिर दोनों को लड़ाओ। तो चाइना अगर राइज कर रहा है तो चाइना को रोकने का सीधा सा तरीका है कि इसको सपोर्ट किया जाए, उनको लड़ाओ। भारत तो ये खेल समझता है कि अमेरिका जो है वो किसी का दोस्त तो है नहीं। हम रियलिस्ट बने हैं इंदिरा गांधी के टाइम से, वो तो पैदाइशी रियलिस्ट है, तो हम जानते हैं इस बात को। एंड दैट इज द रीजन वाई अगर इंडिया यूएस रिलेशन की बात की जाए तो कोल्ड वॉर के टाइम में तो वी हैड ह्यूज डिफरेंसेस। ठीक है, सीधा सीधा तो नहीं, लेकिन वी हैड ह्यूज डिफरेंसेस। 1991 से लेकर के 2001 तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो रहा है, जिसमें हम चाह रहे हैं कि एफडीआई लाए, एफपीआई लाए। हम चाह रहे हैं कि टेररिज्म में भी थोड़ा हमारा हेल्प कर, लेकिन कर नहीं रहा है, उल्टा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। अगर ये तो फ्रीडम फाइटर है। 2001 ऑनवर्ड्स से भारत और अमेरिका के बीच में इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी होने लगी। इसके पीछे कारण है चाइना और पाकिस्तान। चाइना का राइज और चाइना को रोकने के लिए भारत को सपोर्ट करना, और पाकिस्तान से डू अवे होना। पाकिस्तान और भारत तो दुश्मन है, ठीक है, और पाकिस्तान पे अब डाउट बढ़ रहा है अमेरिका का, तो अब वो भारत के साथ अलाइंड हो रहा है। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? और एक के बाद एक डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए हैं। डिफेंस फ्रेमवर्क ग्रुप बनाया गया 2005 में, 2002 में, फिर डिफेंस पॉलिसी अडॉप्ट की गई 2005 में। धीरे धीरे चल रहा है डिफेंस टाइज इनिशिएटिव 2012 में। जैसे जैसे चाइना राइज करता जाएगा, ये सब नाम आपको बाद में डिटेल में बताया जाएगा, वैसे वैसे भारत और अमेरिका का सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी होना शुरू हो जाएगा। 2015 ऑनवर्ड से तो आप देखोगे कि अमेरिका बिल्कुल भारत के गले मिलने लगा कि भाई, क्योंकि चाइना स्टार्टेड डायरेक्टली चैलेंजिंग यूएस हेजेमनी। तो अमेरिका ने भारत को टैग दिया मेजर डिफेंस पार्टनर, एक टेक्निकल टैग दिया बाद में उसने STA1, जिसके अंतर्गत नाउ अमेरिका विल शेयर ऑल द क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट्स विथ इंडिया, विच अर्लियर इट वाज शेयरिंग ओनली विथ इट्स स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। बेसिकली जो नाटो ग्रुप के कंट्रीज थे उनके साथ शेयर करता था, वो इक्विपमेंट भारत के साथ भी शेयर करेगा। ये सब अमेरिका करने लगा। और 2020 में भारत और चाइना के बॉर्डर पे हो गया कन्फ्लिक्ट गलवान वाली में। उसके बाद तो अमेरिका को मजा ही आ गया कि भाई बिल्कुल अब मिल के लड़ना है, छोड़ना नहीं है। बट इंडिया ऑलवेज न्यू कि ज्यादा जोश में नहीं आना है, क्योंकि ये तो चरा के भाग जाएगा, फिर समय करना पड़ेगा। ठीक है, उस टाइम में माइक पॉम्पियो, उसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, बिल्कुल भारत आ गया, डॉक्टर एस जयशंकर साहब से कुछ चढ़ा रहा था एकदम, इस बार छोड़ना नहीं है, यू ज्वाइन NATO प्लस ग्रुप, इंडिया शुड बी पार्ट ऑफ NATO प्लस। एंड देन डॉक्टर एस जयशंकर सेड कि वी वर नेवर पार्ट ऑफ एनी अलायंस सिस्टम नॉर वी विल बी इन द फ्यूचर। एकदम उसका मुंह बंद हो गया। हम अपना इंटरेस्ट खुद प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमको मत सिखाओ कि क्या करना है। तो मतलब भारत इस टाइम में भी ऐसा नहीं है कि एकदम अमेरिका के बातों में आ रहा है। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस। एक तरफ अमेरिका के साथ क्वाड ग्रुप बना रहे हैं, I2U2 बना रहे हैं, ये सब न्यूज पर सुनते हो। दूसरी तरफ चाइना रसिया को भी मिलाए हुए हैं ब्रिक्स पे, SCO में। छोड़ना नहीं है, ठीक है। फिर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ होता है कि शाहरुख खान की तरह है, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो एक तरफ क्वाड, ठीक है,
जो एंटी चाइना है मेनली, और दूसरे तरफ ब्रिक्स एससीओ में भी हैं हम। ठीक है, यूएस एकदम चढ़ा रहा है 2020 के गलवान वैली के बाद, हमने कहा हम अपना देख लेंगे। यही रिलेशन चल रहा था अभी तक, 2025 तक, लेकिन एकाएक से ट्रंप पागल हो गया। ठीक है, ट्रंप पागल होने के पीछे कारण ऐसा नहीं है कि ही इज कंप्लीटली विम्सिकल या आर्बिट्ररी। देखो अभी की सिचुएशन समझो, अभी इंडिया और यूएस जो है वो आपस में नेगोशिएट कर रहे हैं एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, जिसके हिसाब से भविष्य में दोनों देशों के बीच में ट्रेड को डिसाइड किया जाएगा। और भारत का खूब सारा ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, यानी कि हम सामान बेचते ज्यादा है, उससे लेते कम है। अब ट्रंप चाहता है कि भारत के ऊपर दबाव बना करके इस तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया जाए, जिससे ये जो ट्रेड सरप्लस भारत के फेवर में वो धीरे धीरे कम हो सके तो अमेरिका के फेवर में आ जाए। मेनली ट्रंप को दिखता है कि भारत की पॉपुलेशन ज्यादा है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन ज्यादा है, तो अमेरिका के अंदर जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स ग्रो होते हैं, जैसे सोयाबीन हो गया, और बताओ मिलेट्स नहीं, मस्टर्ड, ठीक है जी, मस्टर्ड भी नहीं, कॉर्न, मेज बेसिकली। अब इन दोनों से क्या होता है ना, एथेनॉल प्रोडक्शन होता है। मेज, ये मस्टर्ड वगैरह भी है बट ये ज्यादा जरूरी है, क्यों ये समझो, एथेनॉल प्रोडक्शन होता है। और भारत लेकर के आया है 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी। ठीक है, तो यानी कि हमको अभी खूब सारा एथेनॉल चाहिए। अमेरिका को मौका दिख रहा है कि मार्केट अगर ओपन हो गया तो 20% पेट्रोल के अंदर 20% तो एथेनॉल ब्लेंडिंग होने वाला है, और इनसे एथेनॉल प्रोड्यूस होता है, तो खूब सारा ये जीएम क्रॉप्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है कि नहीं बढ़ सकता है भारत में। अमेरिकन कंपनियों के लिए मौके खुल सकते हैं, ट्रेड सरप्लस रिवर्स हो सकता है। तो भारत के ऊपर दबाव बनाया, 25% अभी लगा रहा हूं और तुम नहीं सुधरे तो 25% और लगाऊंगा। ये सब दिखाने के, हाथी के दिखाने के दांत होते हैं कि रसिया के साथ तुम ट्रेड कर रहा है, रसिया के साथ तुम 2 साल से ट्रेड कर रहा है, तुमको अब याद आया क्या? मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब होने वाला है। फाइन, लेकिन इंडिया इज नॉट गोइंग टू बस्ट डाउन, और भारत के लिए संभव ही नहीं है कि हम जीएम क्रॉप्स ऑफ अमेरिका को ओपन कर दे इंडियन मार्केट के लिए, नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि हमने ये जीएम क्रॉप्स खुद अपने देश में बैन किया हुआ है। कुछ हमारी सरकार को नहीं पता कि ये जीएम क्रॉप्स का हेल्थ के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, बायोडायवर्सिटी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे देश में बस एक ही जीएम क्रॉप अलाउड है, वो है कॉटन, बीटी कॉटन। बाकी एडिबल जीएम क्रॉप्स हमने अलाउ नहीं किया। हमने अपने फार्मर्स को अलाउ किया नहीं, जिसके कारण ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता था, वो हमने अपने फार्मर्स को अलाउ किया नहीं। अमेरिका वही प्रोडक्ट भारत में बेचे और हम खरीदें, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यही कारण है कि भारत तो मान नहीं सकता, भारत के लिए नॉन नेगोशिएबल है। जो अमेरिका चाहता है वो हम कर नहीं सकते, इसीलिए मजबूरी में, हमको तो पता है कि चाइना पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, और रसिया भी क्या है, वो अपना ही इंटरेस्ट देख रहा है। लेकिन नाउ वी आर नाउ कन्वर्जिंग मोर टुवर्ड्स देम, क्योंकि हमको अब प्रेशर बनाना है अमेरिका के ऊपर। हाल फिलहाल में जो एससीओ की तियानजिन समिट हुई है, देखा ना, तीनों कितने मजे में थे कि हाँ भाई बिल्कुल, ये किसको जलाया जा रहा है? ट्रंप को। ठीक है, ट्रंप ने कह दिया इंडियन इकोनॉमी इज डेड। ये एकदम दिल पे लग गई है बात, मतलब लगने वाली बात भी है यार, कैसे कह दिया तुम कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड? तो दोनों अपना अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट देख रहे हैं, और यहां पे फिर साबित हो रहा है कि नो वन इज परमानेंट फ्रेंड, नो वन इज परमानेंट एनिमी। तुम दबाव बनाओगे हम उधर मिल जाएंगे, फिर तुम थोड़ा नर्म हो गए हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। नेहरू जी के टाइम में थोड़ा सा आइडियलिज्म दिखता है, बट उसके बाद से एकदम रियलिस्ट अप्रोच दिखता है भारत की फॉरेन पॉलिसी में। और अभी के टाइम में जो हो रहा है आप देखना, हो सकता है ट्रंप में चिकन आउट, स्वर्व, ये सब टर्म्स मैंने आपको सिखाए हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया ने तो अपना रास्ता ले लिया कि हम चिकन आउट नहीं होने वाले, हम तो इसके साथ अलाइन होंगे, लेकिन ये भी रास्ता आसान नहीं है।
चाइना इज नॉट ट्रस्ट वर्दी, यू ऑल नो दिस। ठीक है, वी हैड अ टेस्ट ऑफ इट वे बैक इन 1962। तो देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में। न्यूज़पेपर आप इसे सुनते रहिए। इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ज्यादातर सवाल जो है करंट बेस्ड आते हैं, जो हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस में करते हैं। अगर कुछ पिछला ज्ञान चाहिए तो आज की क्लास मुझे लगता है काफी हद तक वो काम करती है। अगर क्विकली रिवाइज करें तो वाटर सेड मूवमेंट इन फॉरेन पॉलिसी मेकिंग ऑफ इंडिया 1954 पंचशील, 1962 ठीक है साइनो इंडिया वॉर। उसके पहले हमने फॉर्मली नैम को लॉन्च कर दिया था 1961। तो पंचशील 1954, 1961 नैम, 1962 साइनो इंडिया वॉर, 1965 पाकिस्तान वॉर, 71 बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एंड फ्रेंडशिप एग्रीमेंट विथ यूएसएसआर। एंड देन 1974, वो मैंने आज बताया नहीं, इंदिरा गांधी ने जो रियलिज्म पे फोकस किया, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, भारत न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करता है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल प्रोग्राम 1983, मैंने न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया था कुछ दिनों पहले, 5 मिसाइल्स बनाए गए अंडर लीडरशिप ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, याद है ना, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। तो इस तरीके से इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की गई। एंड देन 1991 इंडिया और यूएस के बीच में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होने लगा, बट यूएस इज स्टिल नॉट कंसीडरिंग इंडियाज रिक्वेस्ट टू कर्ब टेररिज्म। एंड देन 2001 यूएस के ऊपर खुद ही हो जाता है टेरर अटैक। एंड देन थिंग्स चेंजेस, इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन भी होने लगता है। हाल फिलहाल में तो बहुत होने लगा था, मेजर डिफेंस पार्टनर एंड ऑल, बट करेंट टाइम्स में फिर यूएस इज ट्राइंग टू प्रेशराइज इंडिया इन ऑर्डर टू हैव फेवरेबल टर्म्स when FTA is signed between the two countries, but India is not going to solve down, and India is aligning now more towards China and Russia in order to balance US। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कैसे बनता है? बेसिकली एक जो नेचुरल क्रॉप्स है उसमें किसी बैक्टीरिया वगैरह के जीन्स को लेकर के अगर मिक्स कर दिया जाए, ठीक है, तो उससे क्या होता है, क्रॉप की ईल्ड बढ़ जाती है, उसका सेल्फ लाइफ यानी कि जल्दी खराब नहीं होता, ये सब बढ़ जाता है। ठीक है, इतने दूर से सरकार चलाने में तो मुश्किल हुआ होगा, खोगेन पूछ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो ईस्ट पाकिस्तान टूट गया ना, वो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं। ठीक है, कल क्लास आपकी नहीं होगी, ठीक है, तो इतना अगर आप ध्यान रखते हो इंटरनेशनल रिलेशंस, इसके अलावा सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ते हो, काफी है। ठीक है, तो ज्यादातर सवाल करंट अफेयर्स के ही आएंगे। ठीक है, जाइए एंजॉय कीजिए। याद है आपका संडे को फुल लेंथ टेस्ट है इकोनॉमिक्स का। ठीक है, चलिए, सी यू एवरीवन। आप लोग जो कल आना चाहें इस टाइम में आ सकते हैं, पढ़ाई नहीं होगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग जो आना चाहें आ सकते हैं, हम लोग तो यहीं रहेंगे। ठीक है चलिए, we'll see you tomorrow।